मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब यूरोप में ऐसे क्या चेंजेस हुए जिससे सोशियोलॉजी के इमरजेंस की ज़रूरत पड़ी। मतलब सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए। बिफोर द इनलाइटमेंट पीरियड, इनलाइटमेंट पीरियड मतलब जहाँ पर मॉडर्न थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी, रीजनिंग थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक काम करना शुरू हो गए थे, तो वो था इनलाइटमेंट पीरियड। तो इनलाइटमेंट पीरियड से पहले पीरियड डेफिनेटली उससे तो नीचे ही होगा, ख़राब ही होगा, क्योंकि तभी वो पीरियड आया है। तो ओल्ड यूरोप वाज, जो पहले इनलाइटमेंट पीरियड से पहले यूरोप था डार्क फेज में या डार्क एजेस में। मतलब वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो उस समाज को पीछे लेके जा रही थी। Old Europe was traditional and inward looking. This period in Europe referred as Dark Ages. पहले डार्क एजेस वाला फेज आया, उसके बाद आया फॉलोड बाय न्यू एरा ऑफ आइडिया एंड मटेरियल डेवलपमेंट। डार्क एज के बाद रिनेसा आया। मतलब डार्क एज वो एज था, मतलब वहाँ पर सब चीज़ें डिक्लाइन में थी। रिनेसा में चीज़ें सुधरने लगी, इनलाइटमेंट में चीज़ें सुधर गई। रिनेसा इज कंसिडर्ड एट द ब्रिज बिटवीन द डार्क एज एंड द मॉडर्न टाइम। रेनेसा ने एक ब्रिज का काम किया किसके बीच में, डार्क एज और मॉडर्न टाइम के बीच का। इन 18th एंड 19th सेंचुरी यूरोप में बहुत सारे चेंज हुए, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। अब उन दिक्कतों को समझने के लिए कि इनका क्या सोल्यूशन होगा, जैसे कि सोशल पॉवर्टी हो गई, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो ऐसी बहुत सारे इशू क्रिएट हो गए। तो इस जो थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि ये सब समझने के लिए हमें एक नया डिसिप्लिन ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि सोशियोलॉजी पहले नहीं पढ़ी जाती थी, पर एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया गया इसके बाद में। तो डार्क एज मतलब ये टाइम था 5 सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक का टाइम था। ओल्ड यूरोप जो था, पहले वाला जो यूरोप था, क्योंकि बाद में चेंजेस, इनलाइटमेंट में चेंजेस आ गए, तो ओल्ड यूरोप ट्रेडिशनल था, इनवर्ड लुकिंग था। इस फेज को कहते थे डार्क एज। इट वॉज द टाइम ऑफ कल्चरल एंड साइंटिफिक डिक्लाइन। जो डार्क, इसे डार्क एज इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिक्लाइन पे आ गई, जैसे कल्चरल लेवल पे डिक्लाइन पे आ गया यूरोप, साइंटिफिक लेवल पे डिक्लाइन पे आ गया। मतलब सोचने कोई लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं थी, कोई साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं थी। सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द लैंड ओनरशिप, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उसी की चलती थी। लॉयल्टी टू द लॉर्ड्स, मतलब एक ऐसे राज में पब्लिक फंस गई कि वहाँ पर उनका शोषण होने लगा। तो ये डेफिनेटली वो डार्क एज होगी पब्लिक के लिए। तो चर्च कंट्रोल करते थे नॉलेज, एजुकेशन, मॉरल लाइफ। मतलब चर्च का बहुत ज़्यादा रोल हो गया सोसाइटी में, क्योंकि एजुकेशन किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें कंट्रोल चर्च करने लगी। साइंस एंड रीजन्स वर डिस्करेज्ड इफ़ देर चैलेंज रिलीजियस बिलीफ। जैसे जो जिसके पास पावर है वो कोई भी सिस्टम चेंज करना क्यों चाहेगा। तो साइंस और रीजनिंग जोड़ते थे, भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, तो ऐसे क्वेश्चन को वो दबा देते थे। तो एक ऐसी फेज़ थी, इसीलिए से कहा गया कि ये डार्क फेज़ थी। इसमें नई आइडिया या इनोवेशन इन सब चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता था, बल्कि दबा दिया जाता था। डार्क एज के बाद आया रेनेसा। रेनेसा को कहा गया रीबर्थ या रीअवेकनिंग। रीअवेकनिंग इसलिए कहा गया कि अब उस डार्क एज को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे थे। ये था 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का टाइम। इसमें हो रहा था रिवाइवल ऑफ रोमन आइडियाज़। रेनेसा को कहा गया ये डार्क एज और मॉडर्न टाइम के बीच का था पीरियड, तो इसलिए कहा गया ये एक ब्रिज बना रहा था डार्क एज और मॉडर्न टाइम के बीच का जो था। मतलब चेंजेस वाली जो स्टेज थी वो था रेनेसा। डार्क एज तो जो था कि उसमें तो सब चीज़ें मतलब डिक्लाइन पे चल रही थी। रेनेसा ने चीज़ों को सुधारने की शुरुआत की और मॉडर्न टाइम फिर उसके बाद आया। रेनेसा की स्टार्ट हुई, बिगिन हुआ इटली में इन 14th सेंचुरी। इसमें आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी का रिवाइवल हुआ। साइंटिफिक नॉलेज को रिडिस्कवरी की गई, मतलब उसे प्रमोट किया गया। इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया गया। मतलब अब सोचना समझना शुरुआत हो गई, क्योंकि वो चीज़ों से लोग थक चुके थे। फोकस किया गया ह्यूमनिज्म पे। रेनेसा ने फोस्टर किया क्यूरोसिटी अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड एक्सप्रेशन। रेनेसा एक ऐसी स्टेज थी जिसमें सोचना समझने की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद आया इनलाइटमेंट, मतलब हमने समझ लिया था कि क्या हमें करना है। मॉडर्निटी, रेनेसा की वजह से आया मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मतलब रिफर्स टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लेवल पे चेंजेस शुरुआत हो गई यूरोप में। तो मतलब रेनेसा के टाइम पे आ गई मॉडर्निटी की शुरुआत हो गई। मतलब मॉडर्निटी की शुरुआत मतलब सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पर चेंजेस शुरुआत हो गए, बिगिन हो गए। मॉडर्निटी मार्क्ड बाय क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन। मॉडर्निटी का मतलब ये है कि वो ट्रेडिशन को क्वेश्चन करती थी।
मतलब मॉडर्न मतलब कि हम ये ट्रेडिशन क्यों फॉलो करें। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, खुद पे ज़्यादा फोकस करना है, लोगों पे फोकस करना है। फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ है, इक्वलिटी है ऑल इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। साइंटिफिक एंड जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसे प्रमोट किया गया। तो यही थी मॉडर्निटी। जैसे कि इसकी वजह से अब मॉडर्निटी होने की वजह से मशीनें आने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वहाँ पर लोग काम करने के लिए आए, तो फिर वहाँ शहर बने, अर्बनाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, और फिर वो खुद पे फोकस करने लगे, मतलब सोचने समझने लगे। तो ये मॉडर्निटी थी, मतलब साइंटिफिक अप्रोच लेके सोचने समझने लगे, ध्यान देने लगे कि क्या करना है। फिर आया एरा इनलाइटमेंट एरा 17th to 18th सेंचुरी। इसमें यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स दैट एम्फेसाइज रीजन। इंटेलेक्चुअल जो इनलाइटमेंट एरा था वो मतलब उसमें इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुए, इंडिविजुअल राइट्स इनक्रेज किया, क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब इसमें दिमाग का काम शुरू हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो गई, मतलब अपने अधिकारों के बारे में सोचना शुरू हो गया, मतलब साइंटिफिक अप्रोच शुरुआत हो गई इनलाइटमेंट एरा में। एंड लॉजिक ओवर सुपरस्टिशन एंड रिलीजियस डॉगमा, जैसे चर्च की बात चलती थी तो वो चीज़ें फिर घट गई, ख़त्म ही हो गई। इस एरा में फोकस किया गया रीजन पे, लॉजिक पे, साइंस पे। बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू नॉलेज। इस एरा की ये पहचान थी कि इनमें सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया गया कि हम प्रोग्रेस करेंगे जिससे लोग तरक्की करेंगे और फिर उनका लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। पीपल बिगेन टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिलीफ एंड इंस्टीट्यूशन, जो पहले से बिलीफ चले आ रहे थे उनके ऊपर क्वेश्चन शुरुआत हो गई, क्वेश्चनिंग किया गए वो कि जो चीज़ें गलत थी तो गलत थी। थिंकर क्वेश्चन द डिवाइन राइट ऑफ किंग। अब ये पहले ये था कि राजा जो कह दे वो पत्थर की लकीर है वो माननी पड़ेगी, तो फिर लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, भाई अगर राजा गलत कहेगा तो हम क्यों मानेंगे भाई। फेडरलिज्म एंड चर्च की जो अथॉरिटी वो सब चीज़ें कम होने लगी। पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये लोगों को समझ में आने लगे। मतलब बोलने का अधिकार मिल गया ना, सोचने का अधिकार मिल गया, तो डेफिनेटली लोग ठीक ही सोचेंगे ना। हमारे ऊपर किसी और का राज चलता रहे और हमें हर चीज़ में त्रस्त रहे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। एनलाइटमेंट का इम्पैक्ट हुआ क्या, इनकरेज किया गया साइंटिफिक एंड सेकुलर अप्रोच टू स्टडी सोसाइटी। इस इनलाइटमेंट की वजह से ही फ्रेंच रिवोल्यूशन को एक इंस्पायर हुआ, फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ। लेड डायरेक्टली टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चल रही थी, तो सोसाइटी भी चेंज हो रही थी। जैसे कि फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, फ्रांस के में भी काफ़ी अत्याचार चल रहे थे, राजा अपने आप में ही मस्त थे, प्रजा के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, फिर रिवोल्यूशन हुआ तो उन्हें राजा का राज ख़त्म कर दिया वहाँ। तो इस फ्रेंच रिवोल्यूशन ने पूरे यूरोप की जो सोसाइटी है उसे रीसेप कर दिया, एक नया शेप दे दिया, चैलेंज किया ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड इंट्रोड्यूस किया नई आइडियाज़ का अबाउट द सोशल इक्वलिटी, मतलब सोसाइटी में सब इक्वलिटी होनी चाहिए भाई, किसी के पास सब कुछ और किसी के पास कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का रिजल्ट ये था कि पूरे यूरोप में ये सब चीज़ें फैल गई। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने एबोलिश किया मोनार्की, राजा का राज खत्म किया, फिर एरिस्टोक्रेसी एंड फ्यूडल जो प्रिविलेज मिलते थे, अमीरों को जो प्रिविलेज मिलते थे, राजाओं के रिश्तेदारों को जो प्रिविलेज मिलते थे वो ख़त्म किए। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने प्रमोट किया वैल्यू, जैसे कि लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। इट इनक्रेज क्रिटिकल थिंकिंग। फ्रेंच रिवोल्यूशन से ये हुआ कि पूरे यूरोप में एक क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द पावर, राइट एंड जस्टिस को इनक्रेज किया गया कि किसे कितने अधिकार मिलने चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए सभी को, अन्याय ना हो किसी के साथ। पीपल बिगन क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड मॉरल अथॉरिटी। देख लोग ना पहले उन चीज़ों में फंसे रह गए जो ट्रेडिशनली बात चली आ रही थी कि जैसे राजा जो कहे वही मानना है, चर्च जो कहे वही मानना है, तो इस चक्कर में वो फंसते चले जा रहे थे, क्योंकि राजा टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा था, प्रजा के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, राजा मजे ले रहा था। तो इन सब चीज़ों पे क्वेश्चनिंग शुरुआत हो गई। ये इम्पैक्ट था फ्रेंच रिवोल्यूशन का सोसाइटी के ऊपर। फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब मशीनें आ गई तो फिर लोग काम करने के लिए अब पहले घरों से काम करते थे, छोटे लेवल पे काम करते थे, फिर मशीन आ गई तो इंडस्ट्री लग गई तो फिर एक एरिया में ही लोग रहने लगे, अर्बनाइजेशन हो गया। अब अर्बनाइजेशन हो गया तो फिर वहीं पर भीड़ बढ़ने लगी, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो वर्किंग क्लास जो काम कर रहे थे उन्हें वो दिन भर काम कर रहे थे, पैसा नहीं मिल रहा था, पर जिसकी फैक्ट्री थी वो सारा प्रॉफिट और उसके पास जा रहा था, मतलब अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था, तो फिर उनमें कन्फ्लिक्ट होने लगे। तो फिर ऐसा लगा कि दिक्कतें नई शुरुआत हो गई, सोसाइटी में नई प्रॉब्लम आ गई। जब सोसाइटी में नई प्रॉब्लम आ गई तो फिर जो थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि अब इसे एक नया डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा। इस तरह से इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन हुआ ब्रिटेन में इन लेट 1700 में।
और पूरे यूरोप में फिर ये फैल गया। शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। ये इसने शिफ्ट किया एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में बना दिया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने। फैक्ट्रीज बनी, अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण हो गया उस एरिया का। फिर वर्किंग क्लास इमर्ज हुई, मिडिल क्लास इमर्ज हुई, मतलब कुछ पैसा आने लगे तो अलग अलग क्लास बढ़ने लगी। बट जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे लोअर लेवल पे, एक्चुअली जो काम कर रहे थे उनकी कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा था कि उनका काम अच्छे से चल सके। तो पर फैक्ट्री में काम करने के लिए सिटीज़ में भीड़ बढ़ने लगी, ओवर क्राउडिंग हो गई। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अच्छी जगह रह सके, तो सब छोटे छोटे एरिया में रहने लगे, तो वहाँ स्लम बन गई। और इस चक्कर में फैमिली जो सिस्टम था पहले वाला वो वीक हो गया, क्योंकि लोग शहर गाँव को छोड़ के शहर में आ रहे थे। एक न्यू अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ ही आ रहे थे, पूरी फैमिली को लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी उनकी। यही बाद में क्लास की एक कन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, क्लास कन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, क्योंकि जो जो काम कर रहे थे एक्चुअली उनके पास इतना पैसा ही नहीं थे कि वो अपने अच्छे से लाइफ जी सके, उनकी फैमिली अच्छे से लाइफ जी सके। और जिसने फैक्ट्री लगाई थी उनके एज थी, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होगा। फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्ट इन द हार्श फैक्ट्री कंडीशन एंड जॉब इनसिक्योरिटी। अब जैसे जिसने फैक्ट्री लगाई है वो काम की कंडीशन सही नहीं थी, वो कई कई घंटे एक्स्ट्रा काम करवाते और फिर जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं थी, अगर किसी को कुछ हो गया तो वो जॉब से निकाल देते उसे। तो इस चक्कर में लाइफ बड़ी उथल पुथल हो गई सोसाइटी में। नई सोशल प्रॉब्लम अराइज हो गई, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, क्राइम हो गया, स्प्रेड ऑफ डिजीज़, क्योंकि सैनिटेशन कंडीशन नहीं थी अच्छी थी स्लम्स में। तो इस वजह से नई सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि दीज इशू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ। अब जो ये चीज़ें क्रिएट हो रही थी सोसाइटी में, उसको स्टडी करके एक थिंकर्स को लगा कि सोसाइटी की स्टडी हमें अलग से करनी पड़ेगी। इस सोसाइटी के जो इश्यूज चल रहे थे उनकी स्टडी करने के लिए फिर एक नया डिसिप्लिन बनाया गया, सोशियोलॉजी। इस तरह से सोशियोलॉजी आया एग्जिस्टेंस में। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो सोसाइटीज़ थी वो डेफिनेटली वहाँ के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब वहाँ पर बहुत सारे इशू क्रिएट हो गए, जैसे भीड़ भाड़ हो गई, चोरी हो गई, पॉवर्टी हो गई, पुअर हाइजेनिक कंडीशन हो गई, क्लास कन्फ्लिक्ट हो गई इसकी वजह से, क्योंकि एक तो जो वर्किंग क्लास है जो वहाँ पर रह रही थी उनकी कंडीशन ख़राब है, और जिसकी फैक्ट्री उसके वो तो मज़े में है क्योंकि सारा प्रॉफिट वो लेके जा रहा था। तो उनके दोनों क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट तैयार हो गया बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। कैपिटलिस्ट मतलब जिसकी फैक्ट्री है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेड इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने ये तैयार कर दिया कि भाई सोसाइटी को हमें अच्छे से समझना और पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि बर्थ हुआ सोशियोलॉजी का, एक नई डिसिप्लिन के फॉर्म।